अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांदेव अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो ऐसे जजेस जिनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई और फिर उस मामले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये डिस्कशन हुई कि इस मामले को इदाराजाती सतह के ऊपर जो है वो इस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। और फिर फ़ैसला ये हुआ कि उन दो जजेस जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिम चलाई गई है, इस मामले के ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जाए। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन दो जजेस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे चलाई जाने वाली मुहिम के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है, उसके ऊपर दो बड़े बेंचेस तश्कील दे दिए गए हैं और दोनों अदालती बेंचेस 14 मई को अहम मामले के ऊपर समाअत करने जा रहे हैं। दो बेंचेस में कौन कौन से जजेस हैं उस पर आपको बताते हैं। एक तो जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जो मुहिम चली, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक करेंगे। इस बेंच में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी शामिल हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ एक गुमनाम ख़त आया था हाल ही में, और वो ख़त लिखा किसने था इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। ताहम उसके ऊपर कुछ वीलॉग्स किए गए, डिस्कशन की गई, और एक तो ये मामला है। दूसरा है जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई थी। जस्टिस बाबर सत्तार के मामले के ऊपर अगर हम बात करें तो उनकी फैमिलीज़ के जो पर्सनल डाटा है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए गए। इस मामले पे जो 3 रुकनी बेंच है उसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे, और इस बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस इजाज़ इसहाक़ खान इस बेंच का हिस्सा हैं। दिलचस्प और अहम बात ये है कि ये दो बेंच जो बने हैं, इनमें जजेस वो भी शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा। जी हाँ, ये उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में की अदालती अमूर में मुदाखलत के मामले के ऊपर निशानदेही की। जजेस के घरों में, बेडरूमों में कैमरे लगाए गए, उसकी निशानदेही की, और फिर उसके साथ साथ जजेस के कुछ करीबी रिश्तेदारों को उठाया गया, उसकी भी निशानदेही उस ख़त में की गई। और उन ख़त लिखने वाले जजेस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, फिर उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस इजाज़ इसहाक़ खान शामिल हैं। और अहम बात फिर ये भी है, और ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये जजेस जब सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जाने वाली मुहिम के ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, तो जब इनके घरों में, इनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, उस वक्त इन्होंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग क्यों नहीं चलाई? जब इनके करीबी रिश्तेदारों को उठाया गया तो उस वक्त इनकी जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये वो सवाल है जो बहुत अहम है। हो सकता है हमें इस सवाल का आगे चलकर जवाब मिले। और सबसे अहम बात इस पूरे मामले में ये है कि इस केस को कैसे आगे चलाया जाएगा, क्योंकि जुडिशल कॉन्टेम्प्ट, सिविल कॉन्टेम्प्ट और इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, ये वो बुनियादी तौहीन अदालत के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होती रही हैं। जैसे इमरान खान ने ज़ेबा चौधरी को एक बड़े मजमे में, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थी, उनको धमकियां दी, उस पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीडिंग चली और उस पर जजेस जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस भी देते रहे। वो केस भी फिर सामने आएगा कि उसमें जजेस का क्या व्यू रहा। फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई चली, उस पर जुडिशल कॉन्टेम्प्ट के मामले के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब का बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि जो अदालती फ़ैसलों के ऊपर कमेंट है उस पर कॉन्टेम्प्ट नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसी माजी के फ़ैसले हैं जो फिर इस केस की डिस्कशन में जो है वो आगे चलकर सामने आएंगे। और इसी जजेस ख़त के मामले के ऊपर अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से जो एक ख़त सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है, उसमें भी यही कहा गया था कि जुडिशरी को या हाई कोर्ट को ख़ुद इस मामले पे कार्रवाई करनी चाहिए।
तो चलें उमरता बंदयाल साहब के दौर के ये वाक़यात, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो जब उनके इल्म में अब लाया गया तो उन्होंने संजीदगी का मुज़ाहरा करते हुए इस मामले को टेकअप किया और फिर उसके बाद अब प्रोसीडिंग जो है वो बड़ी संजीदगी के साथ न सिर्फ आगे चलाई जा रही हैं बल्कि बराह रास्त नशरियात दिखाई जा रही हैं और उस बराह रास्त अदालती कार्रवाई में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के किरदार के ऊपर जो है वो बराह रास्त बातें होती हैं और वो नशर भी की जा रही हैं और ये क्रेडिट भी इस जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को जाता है। लेकिन फिर अगर ये सोशल मीडिया मुहिम पे बात हो रही है तो इस बैकग्राउंड को भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो सोशल मीडिया है ये पाकिस्तान में इसका वजूद कैसे आया। तो इसकी बड़ी सादा सी मिसाल या वाक़या जो है वो आपको यूँ बयान किया जा सकता है कि जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती हुई, जी हाँ 2014 के धरने की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारात जो है वो इस मामले के ऊपर जो सियासी अमूर में मुदाखलत के मामले के ऊपर जो है वो एक मुज़ाहमती आवाज़ की सूरत में सामने आए और उन्होंने धरने मुजाहरों के ख़िलाफ़ न सिर्फ टीवी चैनल्स ने खूब रिपोर्टिंग की बल्कि अखबारात में भी लिखा गया। लेकिन वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता डिवीज़न पैदा होना शुरू हुई। तो जब इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आए तो उस वक्त और उससे पहले भी इमरान खान या पीटीआई के लिए सोशल मीडिया विंग तैयार किया गया। और ये सोशल मीडिया विंग क्यों तैयार किया गया, इसकी रीज़निंग बिल्कुल सादा सी थी कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को करप्ट और चोर साबित किया जाए, आसिफ अली जरदारी को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है उनको भी करप्ट, चोर, मिस्टर 10% और फिर उस तरह के दीगर इल्ज़ामात से जो है वो नवाजा गया और फिर एक पूरी जनरेशन तैयार की गई। लेकिन फिर वक्त बदला और वही जनरेशन हमने देखा कि गली पड़ गई। तो अब इसी सोशल मीडिया के हवाले से कोई कानून साजी भी होने जा रही है। इस हवाले से जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है वो कोई एक्ट भी ला रही है। लेकिन ये फिर देखना भी चाहिए और इस मामले के ऊपर इस इशू को भी सामने रखना चाहिए कि जो ट्रोलर्स इस मुहिम में हिस्सा लेते हैं वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उनका ताल्लुक़ वाक़यातन किसी पॉलिटिकल पार्टी से है और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ और इसकी असल वजूहात क्या हैं, इसके असल मकासद क्या थे और डॉन लीक्स के मामले के ऊपर किस तरह से इस सोशल मीडिया को जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। तो ये वो पूरा बैकग्राउंड है जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और एक हिस्ट्री के तौर के ऊपर जो है वो लोगों को बताना चाहिए कि ये आगाज़ ऐसे हुआ था और इसके असल ज़िम्मेदारान जो हैं वो शायद सहाफ़ी नहीं हैं। तो काफ़ी अहम केस है। तो देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को प्रोसीड कैसे करती है, इसके ऊपर किस किस को नोटिस जारी होते हैं। जहाँ तक जैसे बाबर सत्तार साहब की जो फैमिली के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, निजी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको शेयर किया जाना ये बिल्कुल ये दुरुस्त अमल नहीं है और उसकी न सिर्फ मज़म्मत होनी चाहिए बल्कि इस तरह का अमल जो है ये किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस पे फिर हमारी जुडिशरी को जो है वो कोई असूल भी तय करना चाहिए और उसके साथ साथ अगर कोई डिफेम हुआ है, अगर किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचा है तो डिफर्मेशन लॉज जो हैं, जो हद तक के इज़्ज़त के कावानीन हैं, उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जुडिशरी को इस मामले पे जो है वो संजीदगी से इन केसेस को टेकअप करके जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अलमिया यहाँ पे ये भी है कि एक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ हत्या के इज़्ज़त का एक दावा दायर किया, तो कितना तवील वक्त तक वो मामला चलता रहा और शायद वो मामला अब भी लोअर जुडिशरी में ज़ेरे समात होने के बाद जो है वो अदालतों की नज़र ही है और अभी तक इसके ऊपर कोई चीज़ डिसाइड नहीं हो सकी। तो इस पे भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।